रेडी। आज हम लोग का चैप्टर चला है चुंबकत्व एवं द्रव्य, उसमें हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चुंबकत्व का गॉस नियम। तो गॉस नियम हम लोग पहले भी पढ़े हैं, जो विद्युत क्षेत्र में पढ़ते थे तो उसमें ये पढ़े थे हम लोग। विद्युत का गॉस नियम क्या होता था, किसी बंद सतह के परितः जो विद्युतीय फ्लक्स का मान होता है वह उस क्षेत्र से घिरे आवेश में एप्सिलॉन नॉट से, जो कि निर्वात की विद्युतशीलता से भाग करने पर प्राप्त होती है। तो क्या है, फिर से नियम को रिपीट करते हैं। किसी बंद सतह के परितः जो विद्युतीय फ्लक्स का मान होता है वह उस बंद सतह से घिरे हुए कुल आवेश में निर्वात की, अगर निर्वात है उसके अंदर में, तो उसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट से भाग करने पर प्राप्त होती है। ये गॉस का नियम है। अभी हम लोग इसमें जो गॉस का नियम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में, तो इसमें भी वही होगा, बंद सतह से घिरा हुआ, जहाँ पे विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो किसी बंद फ्लक्स से जो घिरा हुआ चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा वह जो तुम्हारा होता है वह हमेशा शून्य होता है। क्योंकि दोनों में अंतर क्या है, ध्रुव जैसे कि आवेश में धन आवेश और ऋण आवेश को हम अलग अलग कर सकते हैं। प्लस क्यू रह सकता है अंदर, माइनस क्यू नहीं भी रह सकता है। लेकिन ध्रुव में क्या होता है, जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है, चुंबक में क्या होता है, अगर उत्तरी ध्रुव होगा तो दक्षिणी ध्रुव अवश्य होगा। ऐसा हो सकता है कि उसमें ध्रुव परिभाषित ही ना हो। अगर किसी विन्यास में चुंबकीय आघूर्ण शून्य है तो उसमें ध्रुव परिभाषित ही नहीं होगा। लेकिन अगर ध्रुव होगा, जब उत्तरी ध्रुव होगा तो दक्षिणी ध्रुव अवश्य ही उस विन्यास में उपस्थित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि यहाँ एकल आवेश प्लस आवेश का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, माइनस क्यू का अपना अस्तित्व अलग अस्तित्व है। तो इसके बंद सतह के अंदर जो आवेश होगा, जिसके जो विद्युतीय फ्लक्स का मान होगा, आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। और इसमें चूंकि अब क्या है, जैसे कि यहाँ पर अगर प्लस क्यू आवेश हो, जैसे यहाँ नॉर्थ पोल होगा तो यहाँ साउथ पोल होगा ही होगा। तो कुल जो जोड़ क्या हो जाएगा, अगर इसको प्लस मानते हैं प्लस क्यू एम, तो इसको माइनस क्यू एम, तो जोड़ क्या हो गया आपका, शून्य ही हो गया। तो जब भी होगा तो क्या निष्कर्ष निकला कि जितना आवेश, चुंबकीय आवेश को अगर प्लस क्यू एम और माइनस क्यू एम से दिखाएं, उत्तरी ध्रुव को प्लस क्यू एम, दक्षिण ध्रुव को माइनस क्यू एम, तो इस प्रकार से क्या होगा, हमेशा उत्तरी ध्रुव होगा तो दक्षिणी ध्रुव भी होगा ही होगा। तो इस प्रकार से किसी भी बंद सतह के परितः जो कि किसका मान, जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होगा वह हमेशा शून्य ही होगा। तो यह होगा चुंबकीय क्षेत्र। चूंकि एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, एकल ध्रुव या तो ध्रुव नहीं होगा, रहेगा तो दोनों ही रहेगा। और जिस विन्यास में ध्रुव नहीं होता है, जबकि उसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, जैसे टोरॉइड के केस में, तो उसमें ध्रुव नहीं भी परिभाषित होता है टोरॉइड में। लेकिन जहां रहेगा तो एकल ध्रुव नहीं रह सकता है। तो क्या हुआ, इसका गॉस नियम क्या हो गया, इसको मैं लिख देता हूं। गॉस नियम, किसी बंद सतह के परितः, बंद सतह के परितः चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। चूंकि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव हमेशा हमेशा एक साथ उपस्थित रहते हैं, हमेशा एक साथ, हमेशा एक साथ उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो इसका मतलब है कि एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो आघूर्ण हो गया, तो इसको गणितीय रूप में क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बी डॉट डी एस बराबर शून्य, बी डॉट डी एस बराबर शून्य।
और अगर रहता, जैसे कि तुमको ये तुम्हारा अगर एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो यहाँ पर लिखते Q इंटू इसमें म्यू नॉट से गुना हो जाता, जैसे कि उसमें एप्सिलॉन नॉट से भाग होता था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट रहता था, और इसमें म्यू नॉट रहता था, म्यू नॉट गुना 0 हो गया यहाँ पर एक्चुअली में, तो म्यू नॉट से यहाँ गुना होता, म्यू नॉट गुना 0 हो जाता अगर एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, चूंकि एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया चुंबकीय का गॉस नियम। इसके जो उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उसको हम लोग एक अलग से लेक्चर में लेंगे। आज हम लोग जो इस लेक्चर में पढ़ते हैं जिसका नाम है भूचुंबकत्व। जो भू का मतलब अर्थ, तो अर्थ जो है अपने आप में एक चुंबक होता है, अर्थ एक बहुत बड़ा चुंबक है, जैसा कि हम लोग पहले से भी देखते हैं। तो पृथ्वी चुंबक है क्यों, पहले तो ये कारण जानना होगा। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि पृथ्वी पे कोई चीज़ को लटका देते हैं स्वतंत्र रूप से, कोई चुंबक हो तो वह उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में चला जाता है। या चुंबकीय कोई कंपास सुई है तो उसमें देखते हुए कि ये हम लोग जानते हैं कि वह हमेशा उत्तर दक्षिण को इंडिकेट करता है, इंगित करता है। तो ये जो तुम्हारा हो गया, तो हम लोग जो अभी टॉपिक पढ़ेंगे तो भू चुंबकत्व माने अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ एक चुंबक क्यों है, अर्थ में ऐसी क्या विशेष, जैसे कि हमने देखा है चुंबक में क्या होता है, एक हम लोग चुंबक में जैसे कि कोई क्षण चुंबक है, या तुमको कोई भी जो हम लोग देखे हैं चुंबक क्षेत्र जो उत्पन्न करता है, तो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसा कि परिनालिका है, या तुमको कोई सीधा तार है, कोई कुंडली है, ये सब क्या करती है, उसमें धारा प्रवाहित होता है, इसलिए उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबक में भी चुंबकीय क्षेत्र, क्षण चुंबक को भी मैंने देखा कि क्षण चुंबक में भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्षण चुंबक में भी एक है कि परमाणु के स्तर पर उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण ही क्या होता है, एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और वही क्या कर रहा था, उस विद्युत धारा के कारण ही कोई क्षण चुंबक भी क्या है, एक चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है। क्षण चुंबक क्यों चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है, चूंकि चुंबक में ऐसे जो चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, जो उसमें जो लोहा है, तो उसमें जो कुछ परमाणु होते हैं, वह उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के घूमने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के घूमने से एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और वह उसका विद्युत धारा का जो चुंबकीय आघूर्ण उससे उत्पन्न होगा अगर, तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा, वह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो इसी प्रकार अब ये सवाल पैदा होता है कि अर्थ क्यों चुंबक है, भू चुंबकत्व। भू चुंबकत्व हम लोग का जो टॉपिक है, अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। तो ये पृथ्वी चुंबक क्यों है, इस सवाल पे आ रहे थे हम लोग। तो पृथ्वी में चुंबकत्व का बहुत से पहले तो कारण बताए गए, लेकिन अब जो मान्य जो थ्योरी ये है कि पृथ्वी के जो कि अंदर का जो कि सतह है, अंदर में जाकर के, जिसको कोर कहते हैं हम लोग, पृथ्वी का जो है ऊपर में होता है मैंने कोर है, जो भूपरपट्टी है तुमको क्रस्ट जिसको कहते हैं सतह, उसके नीचे तुमको क्या होता है, उसके नीचे मेंटल होता है, फिर उसके नीचे कोर होता है, जिसमें इनर कोर आउटर कोर। तो पृथ्वी के अंतर के भाग में जिसको कोर कहते हैं, वहाँ पर लोहा पाया जाता है और निकेल, ये सब धातु पाए जाते हैं। जब वह धातु क्या है, पृथ्वी के अंदर ताप ज़्यादा है, तो वह धातु क्या होता है, आयन के रूप में रहते हैं, मतलब कि मेल्ट कर गए हैं, जिससे कि उसके जो आयन होते हैं, उसके आयन क्या हो गया, उसमें आयन के रूप में है वो। तो जो आयन है तो उसका मतलब आवेश है, और पृथ्वी घूम रहा है, और घूमने का मतलब ये, घूमने से क्या होगा कि इसका मतलब आवेश घूम रहा है, आवेश घूमेगा तो इसका मतलब विद्युत धारा है, तो उसके घूमने का धारा उत्पन्न हो गई। उस धारा के कारण ही क्या है, पृथ्वी में एक दूसरे शब्द में एक तरह से धारा प्रवाहित होते रहती है, और यही उसके चुंबकत्व का कारण माना जाता है। तो पृथ्वी का चुंबकत्व क्या कारण है, जैसे कुछ लोग पहले बोलते थे कि पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा चुंबक है, तो उसका जो अभी जो धारणा मान्य थ्योरी यही है कि पृथ्वी के अंदर क्या लिख लेते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये जो थ्योरी है पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण, मैं यहाँ पे एक आध लाइन में लिख देता हूँ। जो अभी मान्य थ्योरी है उसको मैं डिस्कस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पृथ्वी के कोर में स्थित लोहा एवं निकेल जैसे धातु, लोहा एवं निकेल जैसे
धातु आयन के रूप में उपस्थित हैं, जो पृथ्वी के घूमने के कारण विद्युत धारा उत्पन्न करती है। आवेश घूम रहा है तो विद्युत धारा उत्पन्न हो गया, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। यही विद्युत धारा पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण है। पृथ्वी के चुंबकत्व का यही क्या है? कारण है। पृथ्वी चुंबक क्यों है? क्योंकि ये धारा तुमको क्या कर रहा है? उसको बह रहा है, जिसके कारण कि उसका चुंबकत्व का गुण उसमें उपस्थित है। अब है तुमको कि पृथ्वी के चुंबकत्व को समझने के लिए, पृथ्वी एक चुंबक है, तो पृथ्वी का चुंबक है तो इसमें जो है कि पृथ्वी के चुंबकत्व को, पृथ्वी का जैसे ये तुमको होगा, ये पृथ्वी है अगर, तो इसका एक घूर्णन अक्ष होता है, जिस अक्ष के परितः ये पृथ्वी घूमती है, तो यहाँ पर एक तुमको ये घूर्णन अक्ष है, ये इस अक्ष के परितः घूमती है, तो इसको कहते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव हो गया। ये उत्तर क्यों रहता है? ये भौगोलिक उत्तर हो गया, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया ये। और इधर क्या होगा? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव हो गया। और ये क्या तुमको घूर्णन अक्ष हो गया ये, जिसके परितः अर्थ जो है अपने अक्ष पर घूमती है, ऐसा कहते हैं हम लोग। तो ये तुमको पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते रहती है, ये पश्चिम से पूरब की तरफ ये घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे। और ये जो तुम्हारा हो गया, ये जो केंद्र पर है, लेकिन पृथ्वी पर जो चुंबकीय जो तुम्हारा होता है, पृथ्वी का जो चुंबकत्व का कारण अगर हम लोग सब जगह पृथ्वी पर जहाँ जहाँ चुंबक है, उसके अध्ययन से एक बात हम लोग निकल के लाया गया है कि अगर हम लोग इसका तो चुंबकीय क्षेत्र सब जगह फैला हुआ होगा, जैसे मैंने अभी कहा कि चुंबक हर जगह पे होगा, तुमको जो आवेश घूम रहा होगा आयन, तो इसका जो कि अगर चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर कहीं भी आप निकालना चाहेंगे इसके कारण, तो हर जगह के कारण तो निकालना संभव नहीं है, तो कोई कहीं पर लोकल कारण से तो कुछ अलग भी हो सकता है। लेकिन हम लोग ये जो एक सब जगह का ऐसा कुछ माने जो कि हर जगह पर क्या हो जाए, ये डील हो जाए कि चुंबकीय क्षेत्र जितना होता है वह एक मतलब 10⁻⁵ टेस्ला के रेंज में होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो पृथ्वी वगैरह पर जो पाया जाता है वह 10⁻⁵ टेस्ला के परिसर में होता है, रेंज में होता है। तो यहाँ पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए क्या किया गया? अभी जो चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति होती है, इसमें यह मान लिया जाता है कि इसके केंद्र पर एक हम लोग एक द्विध्रुव मान लें, एक केंद्र पर क्या मान लें? इसका द्विध्रुव मान लें, एक छोटा सा मतलब कि एक चुंबक टाइप का इसमें मान लें अगर केंद्र पर, जिसकी की दिशा अगर तुमको थोड़ा सा, इसको कहते हैं ये तुमको इधर की ओर माने ऐसे, और ये झुका हुआ है लगभग 11.2 डिग्री के आसपास, अभी तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है ये 11.2 डिग्री पर। और तो ये जहाँ पर जाएगी, इस चुंबक को अगर इस दिशा में हम लोग मान लेते हैं, तो अभी जो चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग जगह पर जो डिफाइन होता है उसका मान हम अगर निकालें इसकी सहायता से, द्विध्रुव कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है, जैसे अक्ष पर होता है μ/4π2m/r³, लंबत जो कि तुम्हारा लंबत विश्वत रेखा जैसे होता है, लंबत जो कि होता है तुम्हारा, उसमें क्या होता है? लंब संधिभाजक पर जो होता है उसमें तुम्हारा मान आएगा, जो कि लंब संधिभाजक पर जो मान आएगा तो उसके कारण हो जाता है तुम्हारा μ/4πm/r³। तो इन सबों के द्वारा जब मान प्राप्त करेंगे तो लगभग हर जगह मान मैच कर जाएगा। तो मैच कर जाएगा, तो इसके लिए जो तुमको है अभी के समय में ये तुम्हारा क्या होगा? तो ये तुमको यहाँ पर जो है ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव हुआ, इसको हम लोग मानेंगे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव हो गई। यहाँ पे कट किया तो ये हो गया चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। तो इसका मतलब ये भी है चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो अलग है, और घूमने का जो उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का वो अलग है। ये तुमको दक्षिण की तरफ इसको मानेंगे तो ये क्या होगा तुम्हारा? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है इधर। तो ये तुमको हो गया, ये तुमको चुंबकीय, ये तो चुंबकीय, और ये क्या माना गया? पृथ्वी के केंद्र पर एक द्विध्रुव माना गया, पृथ्वी के केंद्र पर द्विध्रुव, जो कि कितना कोण बना रही है घूर्णन अक्ष से? 11.2 डिग्री। अभी ये पृथ्वी के केंद्र पर द्विध्रुव
जिसका द्विध्रुव आघूर्ण माना गया है, आघूर्ण बराबर लगभग 1 × 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर का मान सकते हैं इसको, लगभग यही रेंज में आता है 1 × 10⁻23। तो इसका जिसके अगर इतना मान लेंगे कि एक मान लेते हैं कि इतना बड़ा चुंबक द्विध्रुव चुंबक यहाँ रखा हुआ है जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से 11.2 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये जहाँ पे कट करेगा ये उत्तरी ध्रुव होगा जो कि लगभग कनाडा से पास करता है, और ये इधर अंटार्कटिका से पास करेगा, तो ये सभी अंटार्कटिका से ही जा रहा है। ये तो दोनों तरफ ये पोल है तुम्हारा, ये उत्तरी ध्रुव, ये तो बिंदु है तुम्हारा, तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये जो तुम्हारा अभी अगर इसको मानना है तो ये चुंबकीय क्षेत्र को तुमको पृथ्वी पर हर जगह पर लगभग मान निकाल देगा, लेकिन कुछ जगह पर लोकल कारण से ये मान अलग भी हो सकता है। जहां पर कोई अगर आसपास के एरिया में कोई लोहा का खान है तो आपको वहां पर अगर इस फार्मूला से निकालिएगा इसको मानने से, तो वहां पर का मान आपके इस मान से अलग भी हो सकता है। अगर लोकल कोई कारण होगा जहां पर कोई, मैंने कहा जैसे लोहा का खदान वगैरह है जहां पर, तो उस जगह पे इस सूत्र से निकालेंगे तो वो गलत भी हो सकता है। और लेकिन बाकी जगह पर जहां पर कोई लोकल कारण, स्थानीय कारण नहीं है, तो इस मान से लगभग तुमको चुंबकीय क्षेत्र का मान सही सही आ जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र का मैंने कहा था कि अर्थ पर के किसी बिंदु पर किस रेंज में होता है, 10⁻⁵ टेस्ला के रेंज में होता है। तो ये तुमको भूचुंबकत्व का हुआ। लेकिन ये चीज और इसमें जानने की बात है, ये जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है, इसको जो मापने का जो अभी कहे मैंने, अभी के समय में 11.2 ये चेंज होते रहता है समय समय पर। ये क्या होता रहता है, मतलब कि समय का चेंज होने का मतलब ऐसा नहीं कि साल 2 साल में कुछ ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, बल्कि ये तुमको बहुत से मतलब 100-200 साल में देखेंगे तो इसका इस कोण के मान में सफिशिएंट परिवर्तन दिखेगा। जो 11.2 डिग्री अभी है, ये 100-200 साल में ये इसमें परिवर्तन हो जाएगा तुम्हारा। और ऐसा भी हुआ है कि पृथ्वी से ये घूमते घूमते ऐसा हो गया है, पृथ्वी में जो का जो इतिहास बताता है कि ये तुमको घूमते घूमते जैसे नॉर्थ पोल है तो धीरे धीरे साउथ पोल की तरफ चला जाएगा, तो इसका पूरा घूम करके भी रोटेट कर चुका है पृथ्वी का। इसका मतलब यह हुआ कि ये बार बार क्या हो रहा है, ये चेंज होते रहता है, और पृथ्वी जब से बना है तब से एक बार मैंने परिवर्तित होकर क्या हो चुका है, ये घूम भी चुका है। अब ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर कब चुंबकीय क्षेत्र का मान ये परिवर्तित हो रहा है, ये बात कैसे पता चलता है, और कभी मतलब बदल भी चुका है, ये कैसे पता चलेगा किसी को? कोई तो मानव भी उतना दिन पहले से नहीं है, तो इसको जानकारी कैसे मिलती है? तो ये तुमको जानकारी के लिए ये तुमको इस तरह से जो अलग अलग समय पर जो कि ज्वालामुखी का पर्वत जो बना है, ज्वालामुखी से जो बने हैं, तो उसमें जो आयनों की जो सेटल्ड करने की दिशा है, अगर वो आयन है जिसमें चुंबकीय गुण है तो वो उत्तर दक्षिण में ही सेटल करेगा, और जब ठंडा होगा तो उसी दिशा में रह जाएगा वो। तो ठंडा अगर उसके दिशा का अध्ययन किया जाए तो यह पता चल जाएगा कि अलग अलग समय में जो कि अलग अलग जो कि भौगोलिक कारण समय में जो पर्वत जो ज्वालामुखी पर्वत बने हैं उसमें देखोगे कि चुंबकीय जो कि आयन है, जो लोहा के जो कण वगैरह की जो दिशा है उसकी सबकी दिशा में परिवर्तन है, और वह इस बात का इंडिकेशन है कि उस समय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह इस बात को बता रहा होगा, ये जो सुई जिस दिशा में जैसे यहाँ पे जैसे पहले तो पिघला हुआ रहता है, जब पिघला हुआ लोहा रहेगा तो वो तो उसी दिशा में जाएगा जिधर चुंबक उसमें पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी दक्षिण ध्रुव होगा, और बाद में जब ठंडा हुआ तो वो उसी दिशा में रह गया। तो आज अध्ययन किया तो अलग अलग समय में जो ज्वालामुखी पर्वत बने उसमें देखते हैं कि उसकी दिशा क्या है, जो लोहे के कण की जो दिशा होगी वह अलग अलग दिशा में इंडिकेट कर रहा है। और इसलिए यह बात है, यह बात सर्टेनली माना जाता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब क्या होती रहती है, बदली जाती है। और इनफैक्ट इसका अध्ययन भी किया गया रिसेंटली साल में, जो कि तुमको इसका जो देखा गया है, जो कि 200 से 100 साल का तो लोग मैंने आसानी से विज्ञान समझ रहे हैं, तो उसमें भी देखा परिवर्तन इसको नोटिस किया जा चुका है। वैज्ञानिकों के द्वारा यह भी मतलब बिल्कुल प्रयोग करके यह बात नोटिस किया जा चुका है कि हाँ इसमें परिवर्तन हुआ है। तो खैर ये तो हो पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण। अब पृथ्वी के चुंबकत्व को समझने के लिए इसके केंद्र पर 1 × 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर का एक द्विध्रुव समझिए, जो कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से कितना कोण बनाती है, लगभग 11.2 डिग्री का कोण बनाती है। इसको मैं एक लाइन में लिख देता हूँ। पृथ्वी के पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए पृथ्वी के केंद्र पर 1 × 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण का
एक द्विध्रुव समझा जा सकता है, द्विध्रुव समझा जा सकता है जो घूर्णन अक्ष से लगभग अभी 11.2 डिग्री का कोण बनाती है और पृथ्वी को ये जहाँ कट करेगा वहाँ पर चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव बनेगा, और जहाँ भौगोलिक अक्ष कट करता है वहाँ पे भौगोलिक उत्तरी और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव बनेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का तुमको ये हुआ। अब पृथ्वी का जैसे अलग अलग स्थान पर हम लोग जो है, पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर, ये तो तुम्हारा चुंबकीय भूख चुंबकत्व का कुछ जानकारी हुआ कि पृथ्वी चुंबक क्यों है, इसको कैसे हम लोग समय के साथ ये कैसे परिवर्तित हो रहा है और कैसे बहुत बार दिशा भी क्या हो चुकी, बदल चुकी, इन सबों का पृथ्वी का इतिहास के बारे में बताया गया। अभी पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र को जानने के लिए पृथ्वी का तुमको यह बात जानना होता है कि उस जगह पर के 3 चीज़ का हम लोग निर्धारण करते हैं। एक हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं, डिक्लिनेशन। दूसरा होता है तुमको नमन कोण, दैट इज इंक्लिनेशन एंगल। और तीसरा होता है कि उसका परिमाण कितना है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव। तो ये 3 चीज़ का कहीं भी जानकारी होगा पृथ्वी का, तो हम उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बता सकते हैं, किस दिशा में है, किधर है, कितना उसका परिमाण है, इन सबों को जानने के लिए। तो इसको समझने के लिए पहले 2 परिभाषा हम लोग लिखेंगे, जिसको कहते हैं हम लोग भौगोलिक याम्योत्तर, और उसके बाद फिर हम लोग चुंबकीय अवयव पाएंगे। भौगोलिक याम्योत्तर पहले समझ लेते हैं। याम्योत्तर, जियोग्राफिकल मेरिडियन, इसका अंग्रेजी हो जाता है जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो किसी पृथ्वी के किसी सतह पर, पृथ्वी के किसी बिंदु पर ऐसा एक उदग्र तल जिसमें कि तुमको भौगोलिक उत्तरी दक्षिणी ध्रुव भी शामिल हो, और वह तल उस स्थान से जा रहा हो, किसी स्थान से गुजरने, पृथ्वी के किसी स्थान से गुजरने वाला वह उदग्र तल जिसमें भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव शामिल हो, उस जगह का भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। तो मैं लिख देता हूँ पहली परिभाषा। किसी स्थान से गुजरने वाला उदग्र तल जिसमें पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर, अभी जैसे बताए थे, भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव शामिल हो चुंबकीय भौगोलिक याम्योत्तर कहलाती है, भौगोलिक याम्योत्तर कहलाती है। तो भौगोलिक याम्योत्तर किसमें कहलाएगा? जिसमें कि क्या हो गया तुमको, जिसमें कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कौन वाला शामिल हो, जो कि पृथ्वी का जो भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी किसी स्थान पर से जैसे हैं, जैसे कि यहाँ पर है तुमको, जैसे कि अच्छा पहले चुंबकीय याम्योत्तर का एक परिभाषा लिख लेते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन पृथ्वी के किसी सतह से गुजरने वाला उदग्र तल जिसमें चुंबकीय उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव स्थित हों,
स्थित हों चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। उस स्थान का क्या कहलाएगा? चुंबकीय, उस स्थान का चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। तो जैसे कि तुमको चुंबकीय याम्योत्तर, और अब जैसे कि एक स्थान है, तुमको दोनों के बीच में अलग अलग कोण बनेगा। जैसे कि ये तुमको है एक प्लेन, जैसे ये तुम्हारा अगर ये उदग्र प्लेन है जिसमें कि क्या हो जाए, तुम्हारा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्या हो जाए, इसमें शामिल हो जाए। ये तुमको उदग्र तल हो गया किसी पॉइंट, ये P एक जगह है, पृथ्वी पर एक जगह है, P एक जगह हो गया जो पृथ्वी पर है। और ये क्या होगा तुमको, P पर क्या होगा तुमको, यहाँ पर P पर आपका हो गया, यहाँ पर चलिए P जगह है जहाँ पर क्या होगा तुमको, इस जगह पर एक तुमको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो कि पृथ्वी का है, वह भी इसमें एक उदग्र तल है जिसमें कि मान लेते हैं ये चुंबकीय तुमको क्या हो गया, ये पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर हो गया। ये भौगोलिक उत्तर दिशा देख लीजिए, इसको क्या कह दीजिए, भौगोलिक उत्तरी उत्तर है, ये भौगोलिक उत्तर, नॉर्थ पोल एन भौगोलिक उत्तर। और ये तुम्हारा हो गया उदग्र तल, ये उदग्र तल है तुमको, तो इसको ये जो कहेंगे इस P बिंदु का क्या हो गया तुमको। और अगर इसमें इस ढंग से एक प्लेन बना दें जो कि इसी बिंदु से पास कर रहा है, और ये तुमको इसमें कौन सा शामिल हो जाए, ये चुंबकीय उत्तरी दक्षिण ध्रुव हो जाए, चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव इसमें शामिल हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा तुमको, ये जो तुम्हारा हो गया, ये कौन सा हो गया तुमको, ये जो दिशा हो गई ये हो गई चुंबकीय उत्तर। ये तुमको लाइन हो गया तुमको चुंबकीय उत्तर, ये चुंबकीय उत्तर हो गया ये। और ये जो तुम्हारा हो गया, तो पहला जो कि उदग्र तल जो कि चुंबकीय उत्तर से भौगोलिक से पास करेगा, ये भौगोलिक उत्तर दक्षिण वाला जो होगा ये क्या होगा तुमको, भौगोलिक यामोत्तर होगा। और ये जो तुम्हारा होगा ये चुंबकीय यामोत्तर होगा। तो ये जो तुम्हारा तल हो गया, ये जो तल ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक दिए, ये कौन सा हो गया, ये चुंबकीय यामोत्तर। और ये जो तल जो उदग्र तल है ये क्या हो गया, भौगोलिक यामोत्तर। तो ये तल हो गया जो तुम्हारा यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या होगा तुम्हारा, ये भौगोलिक यामोत्तर है, ये भौगोलिक यामोत्तर है, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये जो तुम्हारा उदग्र तल यहाँ जो देख रहे हो ये क्या है तुमको, मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये चुंबकीय याम्योत्तर है ये। और पृथ्वी पर जो तुमको है एक कोण जो तुमको बनाता है, ये जो तुमको किसी स्थान पर जो तुमको ये दोनों जो कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच में जो कोण बनेगा इसको हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं इसको। और कोई चुंबकीय सुई को जब हम लोग चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्र रूप से लटका देंगे तो वह जितना कोण बनाएगा इधर से, जो कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से जो कि कोण बनाएगा वह कोण कहलाता है ये नमन कोण। और इधर की तरफ जो कि अवयव होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा, ये तुमको जो किसका दिशा हो गया, ये चुंबकीय याम्योत्तर में रखने पर ये जो चुंबकीय सुई दिखा रहा है ये किसको दिखा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिसको हम लोग बी कहते हैं। और इधर की तरफ जो इसका अवयव होगा दैट इज एच कहलाएगा, ये जो तुम्हारा हो गया इसको हम लोग एच कहेंगे। और इधर उदग्र अवयव को भी कहते हैं, इसको इसे अलग चित्र भी बना के दिखा देंगे। ये तुमको ये एच हो गया चुंबकीय याम्योत्तर में, ये भी हो गया उदग्र अवयव, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उदग्र अवयव, चुंबकीय क्षेत्र बी का उदग्र अवयव। और H क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव। फिर इसको एक अलग चित्र भी बनाएंगे। तो हम लोग का यहाँ पर देखो क्या हुआ, तुमको एक कोई तल है P बिंदु से जो गुजर रहा है जिसमें कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव यहाँ पर शामिल है और दक्षिणी ध्रुव, तो ये उदग्र तल है, तो ये भौगोलिक यामोत्तर बनाएगा। और जबकि उसी बिंदु से जबकि चुंबकीय उत्तरी दक्षिणी ध्रुव शामिल हुआ तो वो चुंबकीय यामोत्तर बनेगा। और किसी उस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, दिक्पात कोण कहेंगे। और यहाँ पर इसका परिभाषा भी लिखते हैं दिक्पात का। नमन कोण क्या होता है कि पृथ्वी के
उस जगह पर, अगर उस जगह पर जब कोई चुंबकीय सुई, कंपास सुई जो कि उदग्र दिशा में क्या हो सकता है, उदग्र तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से जितना कोण बना रही है, चुंबकीय क्षैतिज से मतलब कह सकते हैं, चुंबकीय क्षैतिज से जितना कोण बना रही है वह कोण क्या कहलाता है इसमें, नमन कोण। और उदग्र से जितना कोण, तो 90 डिग्री माइनस आई बनेगा, नमन कोण को आई से दिखाया गया है यहाँ पर। तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 अवयव हो गए, जिसका कि नाम हो गया, एक तो हो गया दिक्पात कोण जो कि डी से दिखाया गया यहाँ पर। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 अवयव, तो दिक्पात कोण, नमन कोण और तुमको क्षैतिज अवयव। तो यहाँ पर लिख देते हैं, या तो चित्र तुम बना लो, मैं परिभाषा लिख देता हूँ, चित्र अपना बना लोगे। दिक्पात, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिक्लिनेशन, DECLINATION, डिक्लिनेशन। इसका क्या परिभाषा होगा, जिसको डी से डिनोट किया गया है इसको चित्र में। पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण, एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण, भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण, उस स्थान का दिक्पात कहलाता है, उस स्थान का दिक्पात कहलाता है, दिक्पात कहलाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है, जिसे सूचित किया जाता है। डिक्लिनेशन को क्या चीज़ सूचित करेंगे, डी से, जो चित्र में डी दिखाया गया है। अब एक दूसरा है तुमको नमन कोण, दूसरा परिभाषा है नमन कोण। नमन कोण, इंक्लिनेशन, 3 अवयव हैं, तीनों का अलग अलग परिभाषा लिख देते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 अवयव हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ये दूसरा अवयव हो गया नमन कोण। उदग्र तल में घूमने के लिए स्वतंत्र कंपास सुई चुंबकीय याम्योत्तर के क्षैतिज दिशा से जो कोण बनाती है, क्षैतिज दिशा मतलब क्षैतिज का मतलब उत्तरी दक्षिणी ध्रुव से, उसमें जब क्षैतिज में जो उत्तर दक्षिण दिशा में चला जाएगा, तो ये क्षैतिज दिशा का मतलब उत्तरी दक्षिण दिशा से जो कोण बनाती है, उसे नमन कोण कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। ये नमन कोण, इसे आई से दिखाया गया है, इसे आई से दिखाया जाता है या सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है। अब एक होता है तुमको पृथ्वी का क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव तुमको एक नया चित्र बनाते हैं इसको, तो क्षैतिज अवयव भी इससे निकल जाएगा। कपड़ा हाथे में
चलो, तो ये हो गया तुम्हारा दिक्पात कोण और नमन कोण। अब हम लोग क्षैतिज अवयव, देखो चित्र मैंने इसका बना लेते हैं, फिर से इसको दिखा भी देते हैं चित्र में। दिक्पात का तो मान अलग हो गया। अब इसमें इस चित्र में चुंबकीय याम्योत्तर ही बनाते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर में क्या दिख जाएगा हमको, नमन कोण दिख जाएगा और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का अवयव दिख जाएगा। ये चुंबकीय याम्योत्तर में कोई कोण अगर है तो उसको चुंबकीय याम्योत्तर का मतलब क्या हो गया, उत्तरी दक्षिण ध्रुव के जो चुंबक का जो उत्तरी दक्षिण ध्रुव है उसके तरह हो जाना चाहिए इसको। ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पर ये चुंबकीय याम्योत्तर है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। और इसमें जो तुमको उदग्र से जो कोण बनाया, ये जो तुम्हारा है ये आई कोण हो गया ये वाला। तो ये जो कोण बनाया इसको बी कहते हैं, और इसको उदग्र अवयव जो क्षैतिज अवयव एच हो गया, ये उदग्र अवयव भी हो गया, ये आई। तो इसमें जो तुम्हारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव, किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी तथा नमन कोण आई है, नमन कोण इंक्लिनेशन एंगल आई है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव H बराबर बी कॉस आई, H बराबर बी कॉस आई। उदग्र अवयव भी बराबर क्या हो जाएगा, बी साइन आई। उदग्र अवयव भी, और दोनों को भाग कर दें तो साइन आई बटे कॉस आई, टेन आई बराबर क्या हो गया, भी बाय, टेन आई बराबर भी बाय एच। उदग्र अवयव बटे क्षैतिज अवयव, ये तुम्हारा एच बाय भी बाय एच हो गया ये। तो जितना कोण बनाएगा ये, तो इधर की तरफ अवयव जो है जिधर जैसे कोण बनाता है उधर कॉस होता है, जिधर दूसरा तरफ साइन होता है। उधर अवयव हो गया बी साइन आई, ये हो गया बी कॉस आई, तो 10 आई। और अगर तुमको दोनों को जोड़ के हटाएंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई, तो एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ये भी तुम्हारा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, पृथ्वी का 3 अवयव हो गया। दिक्पात कोण क्या हो गया, जब पृथ्वी का जो तुम्हारे किसी स्थान पर उसके भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर जिस के बीच में जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, उसका दिक्पात कोण। और किसी कंपास सुई के तल को अगर हम लोग चुंबकीय याम्योत्तर में करते हैं, पहले उत्तर दक्षिण ध्रुवीय दिशा में कर लें इसको, और उसके बाद जैसे जो एकदम उत्तर दक्षिण में कर दिए और उसको जो है उदग्र तल में घूमी, स्वतंत्र जैसे कंपास सुई जो तुम्हारा था वो कोस में घूमता है तुम्हारा, ये क्षैतिज तल में घूमता है, और एक तो कंपास सुई जो कि उदग्र तल में ऐसे करके घूमने की स्वतंत्र हो, इस ढंग से ऊपर नीचे घूम सके। तो जब हम लोग इसको नीचे वाला छोर को मतलब उत्तर दक्षिण, पहले एक कंपास सुई की मदद से इसको उत्तर दक्षिण कर लें, ये चीज़, इसको जो पार्ट जिसमें कि चुंबकीय सुई घूमेगा, इसको उत्तर दक्षिण इसमें दिशा हो जाएगा, तो ये चुंबकीय याम्योत्तर में हो गया तुम्हारा। अब क्या करेंगे, ये जो सुई है दूसरा जो उदग्र तल में घूमने वाला सुई है, इसको स्वतंत्र छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे ऐसे करके खड़ा हो जाएगा। तो ये जो चुंबकीय या क्षैतिज से जितना कोण बनाएगा ये कोण कहलाएगा नमन कोण। और ये चुंबकीय क्षेत्र का जो पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होगा उधर की ओर जाएगा, बी को बताएगा ये इस दिशा में, और ये तुम्हारा जो होगा इधर वाला जो होगा क्षैतिज अवयव हो जाएगा। तो क्या करना है समझ लो बात को, कि चुंबकीय सुई से पहले के सहायता से पहले उसको उत्तर दक्षिण कर लेंगे, जो कि क्षैतिज तल में घूमता है एक चुंबकीय सुई।
और जो सामान्यतः चुंबकीय सुई तो उसमें जो है उदग्र अवयव उसके लंबवत हो जाता है। और पृथ्वी का जैसे कि तुम्हारा ध्रुव पर जो होगा ये बिल्कुल एकदम उदग्र खड़ा हो जाता है। तो उसमें जो क्षैतिज अवयव जो होता है ध्रुव पर क्षैतिज अवयव h बराबर 0, ध्रुव पर h बराबर 0 क्षैतिज अवयव, अतः चुंबकीय सुई उदग्र हो जाती है। तो चुंबकीय सुई उदग्र हो जाएगी, उदग्र हो जाएगी, उदग्र हो जाएगी। लेकिन क्षैतिज दिशा में घूमने वाला, क्षैतिज तल में घूमने वाला सुई, घूमने वाला चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई अप्रभावित रहेगी, मतलब जैसे है वैसे रहेगी, क्योंकि उत्तरी वहाँ पर जो क्षैतिज अवयव ही नहीं है। तो जो कि क्षैतिज जो कि सामान्य सुई जो कि क्षैतिज तल में घूमता है इसे करके, तो उस पर कोई प्रभाव ही नहीं, क्योंकि एच वो हमेशा किस दिशा में जाता है, एच की ओर जाता है। तो वहाँ एच का मान ही शून्य, तो वो जाएगा। लेकिन जो उदग्र तल में घूमने वाला है, जो चुंबकीय सुई जो क्षैतिज तल में ऐसे ऐसे घूम सकता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब हम पोल पे पहुंचेंगे। लेकिन जो उदग्र दिशा में, जो उदग्र तल में ऐसे घूमने वाला स्वतंत्र है, तो वो बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा। क्योंकि सारा जो अवयव है यहाँ h 0 है, तो वहाँ पर v के रूप में ही चला जाएगा। यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर ये क्षेत्र ही क्या जाता है तुम्हारा, ये पार्ट 0 हो जाता है। तो ये तुमको पोल पर एकदम ऐसे खड़ा हो जाएगा जो उदग्र तल में घूमने वाला है। और क्षैतिज तल में, चूंकि ये कंपोनेंट इसी क्षैतिज तल में जब जो सुई घूमता है तो वह h के दिशा में जाकर के रहता है। और उदग्र जो कि लंबवत, जो वर्टिकल, ये तुमको इधर ऊपर नीचे घुमाने की कोशिश करता है, और ये घूमेगा नहीं, तो उसमें उदग्र तल वाला जो भी जो है उसमें कुछ नहीं काम करता है। तो इसलिए ये तुमको चुंबकीय सुई जो कि क्षैतिज तल में घूम सकता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि आप पोल पर चले जाएंगे ध्रुव पर, लेकिन उदग्र तल में घूमने वाला बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। और इस आधार पर क्या कर सकते हैं, इसका चुंबकीय क्षेत्र नमन कोण, और क्या कहते हैं तुम्हारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अवयव। अब पृथ्वी के 3 अवयव कौन कौन हो गए, दिक्पात, नमन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव। इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 3 अवयव कहलाता है। सब 3 अवयव कौन कौन हुआ, पहला नंबर हो गया दिक्पात, दूसरा नमन, और तीसरा पृथ्वी के क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव। और इसका पर निर्धारण हो जाएगा, तो किसी भी जगह पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान बता सकते हैं। तो इससे जो जुड़ा हुआ तुमको जो कि क्वेश्चन है तुमको जो कि तुम्हारा है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।